हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है रात को होने जाने वाला फोर्थ ट्रॉफी का मैच, जो कि होने जा रहा है वेलिंगटन और ओटावा के बीच में। तो ये मैच जो है होने जा रहे हैं वेस्ट इंडीज वेलिंगटन में, जो कि वेलिंगटन का घर है। 2 दिन का गैप सुपर स्मैश के बाद और फिर से हम फोर्थ ट्रॉफी वापसी कर रहे हैं, जहाँ पे फिलहाल तो चीज़ें हमारे लिए काफ़ी सही चल रही हैं। लगभग लगातार जो मैचेस अभी तक हुए हैं हम अच्छा कर भी रहे हैं, जीत भी रहे हैं। सुपर स्मैश की चीज़ें जो हुई हैं वो तो अलग है, लेकिन वहाँ भी मतलब मिक्स्ड रिजल्ट रहा है। अगर आप फॉलो कर रहे होंगे पूरे टूर्नामेंट तो मिक्स्ड रिजल्ट होता है, वो अभी भी वही चल रहा है। पॉजिटिव भी ज़्यादा है, लेकिन फोर्थ ट्रॉफी कंपैरेटिवली काफ़ी अच्छा चल रहा है। अभी देखना पड़ेगा कि कब तक ये चलता है और किस मैच में हमारा ये जो स्ट्रीक है वो टूटता है। बाकी दोनों टीमों का आपने देख रखा होगा क्या चल रहा है। ओटागो की तरफ से वैसे भी इनके पास चीज़ें कम हैं, उसके ऊपर से और प्लेयर्स इनके तरफ से नहीं खेलने वाले हैं, और जिनमें से एक तो चलो न्यूजीलैंड नेशनल टीम से जुड़े हुए हैं अभी, और 2 कुछ टैलेंटेड बैट्समैन थे जिनको भी अभी टीम में नहीं रखा गया है, पता नहीं किस रीज़न की वजह से। वेलिंगटन मिक्स्ड रिजल्ट उनके लिए भी चल रहा है। कभी कभार वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बॉलिंग को लेकर थोड़ा बहुत कॉन्सर्न इनका रहा है। हालांकि लास्ट जो मैच इन दोनों टीमों के बीच हुआ था, कुछ दिन पहले ही हुआ था, जो वहाँ पे काफ़ी अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंस करी थी वेलिंगटन ने। हालांकि रन तो वहाँ पे भी कंसीड किया था, लेकिन 10 विकेट उन्होंने निकाले थे, जो बड़ी बात है। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या क्या चीज़ है। वेदर की बात करें तो थोड़ा क्लाउडी रह सकता है, बारिश के थोड़ा बहुत बूंदाबांदी कहीं पे हो भी सकता है, लेकिन मैच मोस्टली आपको पूरा यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आखिरी 5 मैचेस की बात करें तो वेलिंगटन यहाँ पर 4-1 से आगे चल रही है, और अगर ये मैच भी वो जीत जाते हैं तो 5-0 हो जाएगा आखिरी 5 मैचेस में। देखते हैं जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई हैं तो क्या हुआ है। कुछ दिन पहले ही ओटागो के घर पे इन दोनों टीमों का जो मैच हुआ था, जो डनलेन में हुआ था, वो मैच हमने कवर भी करा था और हमारा टीम वो मैच बहुत अच्छा भी गया था। तो फिर से सेम चीज़ ज़्यादा हम रिपीट नहीं करेंगे। जो नया हो सकता है ग्राउंड को लेकर, उसके बारे में हम यहाँ पे ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहला मैच है देखो लिंकन में हुआ था, जो न्यूट्रल वेन्यू है, लगभग 3 साल से ज़्यादा पुराना मैच है ये। जहाँ पे करंट स्क्वाड मेंबर्स में से आपको रदरफोर्ड दिख जाते हैं, और 262 का स्कोर था, डिसेंट है, इतना कुछ कम भी नहीं ज़्यादा भी नहीं। न्यूटन, रविंद्रा करंट स्क्वाड मेंबर्स में से। वेलिंगटन ने इस रन को वो चेज नहीं कर पाए। नेथन स्मिथ जो अभी इस टीम के ओवर खेलते हैं, और ये बात मैंने पहले ही बताई हुई है कि नेथन स्मिथ जब से अपने ओटागो को छोड़ के वेलिंगटन में आए हैं, तो हमेशा जब भी वो ओटागो को फेस करते हैं किसी भी फॉर्मेट में, वो अच्छा करते हैं। ठीक है, अभी तो चलो ओटागो की टीम से ये खेल रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं ओटागो ने ये मैच जीत लिया और मोर देन एवरेज टोटल हुआ, लेकिन ओटागो ने यहाँ पे अपर हैंड रखा। अगला मैच और पहला मैच जो वेलिंगटन में आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे 340 रन बनाया था वेलिंगटन ने। करंट स्क्वाड मेंबर्स में आपको भूला दिख जाते हैं, भूला स्क्वाड में है, मोस्ट प्रोबेबली वो खेलेंगे भी, लेकिन उनके बैटिंग ऑर्डर में चेंजेस हो सकते हैं, क्या होगा आगे बताते हैं हम। बाकी ट्रॉय जॉनसन, इनके बारे में हमने कई बातें करी थी, और लास्ट मैच में भी इन्होंने काफ़ी बढ़िया बल्लेबाजी कर रखा था, काफ़ी बढ़िया रिकॉर्ड होल्ड करते हैं वो इस टीम के अगेंस्ट में, जो हमने पहले ही बताया हुआ है। बाकी वैन बी के कुछ स्कोर्स हैं, माइकल रे का 1 विकेट, बाकी जो बॉलर्स है वो करंट स्क्वाड में अवेलेबल नहीं है। मतलब जिन्होंने भी बल्लेबाजी करी सबने मोस्टली यहाँ पर रन बनाए। करंट स्क्वाड में से ये 3 रहे थे, ट्रॉय जॉनसन, जेकब बुला और वैन बी। ओटागो ने इस रन को चेज भी कर लिया था, और एक बहुत ही हाई स्कोरिंग एनकाउंटर हुआ। वापस से आपको रदरफोर्ड दिख जाते हैं। बॉलरों में से वैन बीग और यंग हस्बैंड के एक करके विकेट, और एक हाई स्कोरिंग एनकाउंटर, जो कि इस ग्राउंड का पहला मैच भी था। ओटागो ने यहाँ पर जीत हासिल करी और वापस से ओटागो यहाँ पर जीत रही है। अगला मैच वेलिंगटन ने और ज़्यादा रन बना दिया, वहाँ पर 340 था, यहाँ पर 427 रन। और ये 2 मैचेस कुछ ऐसे चले गए ना इस ग्राउंड पे, मतलब जनरली आपको इस ग्राउंड पे इतने रन 300, तो मतलब 300 भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। यहाँ पे तो 340 वो भी चेज हो रहे हैं, 400 रन बन रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। इतने रन यहाँ पे नहीं बनते जनरली, लेकिन आपको यहाँ पे ब्लंडर्स दिख जाते हैं जो करंट स्क्वाड में अवेलेबल हैं, इनके बहुत बड़े टोटल स्कोर से। बाकी माइकल रे, ओटागो चेज कर गई उस रन को, जहाँ पे करंट स्क्वाड मेंबर से निक केली जो अभी दूसरे टीम के ओवर खेलते हैं, बाकी डेल फिलिप्स, नेथन स्मिथ जो भी दूसरी टीम के ओवर खेलते हैं, और माइकल रे की यहाँ पर बैटिंग से परफॉर्मेंस आई थी। बाकी बॉलर में से वैन बीक रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे। बाकी डेल फिलिप्स और माइकल रे ही खाली हैं जिन्होंने दोनों मैच में अभी परफॉर्म करा है, और ये अभी इस टीम का पार्ट भी है। बाकी जो प्लेयर्स रहे हैं, जैसे निक केली दूसरी टीम में चले गए हैं, नेथन स्मिथ दूसरी टीम में चले गए हैं, तो ऐसा। ठीक है, निक केली अभी मतलब वेलिंगटन में भी नहीं है मेरे ख्याल से, तो नहीं, वेलिंगटन में खेल रहे हैं निक केली, तो ये दोनों अभी वेलिंगटन में आ चुके हैं, लेकिन ये मैच था जहाँ पे ये दोनों ओटागो के ओवर खेलते रहे थे। अगला मैच, और ये अगले सीजन का मैच था, तो देखो यहाँ पे जो हुआ February 26 और February 28 बहुत बड़े बड़े रन बने वेलिंगटन के ही घर पे, जहाँ पे ये मैच भी होने जा रहा है कल का। अगला मैच देखो, जहाँ पे सेम ग्राउंड लेकिन अलग सीजन था, तो रन वही पे आ गया जहाँ पे जनरली होता है जैसा मैच यहाँ पे, और बिल्कुल नॉर्मल 255। जॉर्जसन, ट्रॉय जॉनसन वापस से, नेथन स्मिथ अपने पुराने टीम के अगेंस्ट पहली दफ़ा खेल रहे थे, रन बना दिया उन्होंने। बाकी बॉलरों में से खाली जेक गिब्सन अवेलेबल हैं, जिनको लास्ट मैच में ओपनिंग में भेजा गया था सुपर स्मैश में, तो इनका रोल अलग ही कर दिया। बॉलर थे, बॉलर से बॉलिंग ऑलराउंडर, अभी बैटिंग ऑप्शन बनाने की कोशिश चल रही है इनको।
ओटागो चेज नहीं कर पाई। ऊपर आपने देखा 300, 350, 400 रन हो रहे थे, यहाँ पे 255 का भी रन का चेज नहीं हुआ, और यही जनरली होता है वेलिंगटन के ग्राउंड पे। वो कुछ अलग ही हो गया था वो बीच में 2 मैच। यंग हस्बैंड यहाँ पर चल गए, वैन बीक कंसिस्टेंट है। भूला देखो कई बार मैंने इनके बारे में बता कर रखा हुआ है कि भूला को बॉलिंग दी जाती थी, जीता जीती। अब ये करंट टीम मैनेजमेंट इनको बॉलिंग नहीं दे रही है, नहीं तो ये पहले बॉलिंग करते भी थे और इफेक्टिव भी होते थे, लेकिन अभी बॉलिंग नहीं दी जा रही तो क्या ही कर सकते हैं हम। ओटागो ने चेज नहीं किया, यंग हस्बैंड ने लीड करा था। बाकी भूला, वैन बीक और जेमी गिब्सन जो अभी तो खेल नहीं रहे, इनके परफॉर्मेंस से और वेलिंगटन ने ये मैच जीत लिया। तो ऊपर जो 2 मैच थे और यहाँ पे जो एक मैच जो सेम ग्राउंड पे सेम दोनों टीमों के बीच में हुआ, अलग ही तरीके के मैचेस हुए, जैसे आप देख सकते हैं। अगला मैच ये भी वेलिंगटन में हुआ, यहाँ पे वापस से 300 रन बना दिए वेलिंगटन ने। फिर से ट्रॉय जॉनसन के स्कोर, रविंद्रा के पहली दफा यहाँ पर स्कोर, ब्लंडर के स्कोर्स हैं। बाकी बॉलर में से बेकन के 2 विकेट रहे हैं। ओटागो चेज नहीं कर पाई। मैक्स काउ के कुछ स्कोर से। बाकी बॉलरों में से वैन बीक कंसिस्टेंट है, नेथन स्मिथ ने यहाँ पे परफॉर्म करा, और न्यूटन के 2 विकेट तो बहुत इफेक्टिव ऐसा कोई नहीं था। ब्रेसवेल खाली थे जो कि करंट स्कोर में अवेलेबल नहीं है। बाकी ये 1-2 करके विकेट्स हैं। आखिरी मैच जो इस दिन का मैच भी था, यहाँ पे भी वेलिंगटन ने बहुत बड़ा टोटल खड़ा कर दिया। तो वेलिंगटन एज ए बैटिंग साइड काफ़ी डोमिनेट कर रही है, ठीक है। अभी तक अपने को मतलब दोनों ही टीम बैटिंग अच्छा कर रही है, वेलिंगटन ज़्यादा ही बेहतर कर रही है। 400 रन भी इन्होंने बना के रखा हुआ है, 300 के पार 3 बार बना के रखा हुआ है आखिरी 6 में से। तो आखिरी 6 में से 4 बार वेलिंगटन ने 300 के पार स्कोर पहुंचा कर रखा हुआ है। ओटागो के लिए वो नंबर थोड़े से कम है। फिर से ट्रॉय जॉनसन, रविंद्रा के स्कोर्स। निक केली अपने पुराने टीम के अगेंस्ट में पहली बार खेल रहे थे, इस पिक्चर में उन्होंने रन बना दिया। वैन बीक के स्कोर्स थे। बॉलरों में से जेमी गिब्सन और फॉक्सट्रॉप जो 2-3 साल पहले बाद में खेल रहे हैं, उनके विकेट्स थे। ओटागो ने भी अच्छी बल्लेबाजी करी। 42-43 ओवर में अगर आप 282 तक स्कोर बना रहे हो तो वो अच्छी ही होती है। रदरफोर्ड, मैक्स काउ, ये 2 नाम आपको ऊपर ही मिले थे। बाकी वैन बीक, जॉर्जसन, इन्होंने बॉलिंग लीड करा था। बाकी यंग हस्बैंड, यंग न्यूटन, रविंद्रा के भी एक करके विकेट थे। तो जो बता सकते हैं हम इस फिक्सचर से कि यह फिक्सचर में बहुत रन बनते हैं, ठीक है। कौन, अगर आप नोटिस करोगे, देखो पहले मैच से नोटिस करो। पहला मैच क्या हुआ, 260, जो कि निहायत ही कम स्कोर नहीं था। मेजर स्कोरर्स कौन, रदरफोर्ड जो कि करंट स्कोर में है। बाकी बॉलरों में से 1-2 करके कोई हो सकते हैं। अगले मैच में देखो 340 को भी हमने चेस होते हुए देखा है। स्कोरर्स कौन, भूला, जॉनसन मेजर स्कोरर्स, और वैन बीक 33 रन, और रदरफोर्ड वापस से। अगले मैच में 400 रन अपन ने बनते हुए देखा। ब्लंडल जो करंट स्कोर में है, बाकी भी टॉप ऑर्डर से स्कोरर्स है। ओटागो ने भी 345 बना दिया, जहां पे आपको डेल फिलिप्स, नेथन स्मिथ, माइकल रे ये दिख जाते हैं। अगला मैच यहाँ पे भी 255, कम स्कोर तो कतई नहीं है, और 7 विकेट भी सिर्फ खोया था उन्होंने। फिर से टॉप ऑर्डर से बल्लेबाजी आई, लेकिन ट्रॉय जॉनसन कंसिस्टेंट है। जॉर्जसन के स्कोर से नेथन स्मिथ, ओटागो ने 242 बनाया। यही एक स्कोर अब जो कि लेस देन एवरेज कर सकते, 250 के नीचे यही एक लौता इनिंग्स था, नहीं तो सब तो 250 के ऊपर ही मामला चल रहा है। सेकेंड लास्ट जो मैच हुआ, यहाँ पे भी वेलिंगटन ने वही करा, 333 रन। फिर से ट्रॉय जॉनसन, रविंद्रा, ब्लंडल ये रिपीट हो रहे हैं। ओटागो ने यहाँ पे भी 240 के नीचे स्कोर बना दिया। मैक्स काउ के कुछ स्कोर्स थे। और लास्ट जो मैच हुआ, यहाँ पे भी वेलिंगटन ने 300 के पार लगभग 400 रन बना दिए, जहाँ पर रविंद्रा, ट्रॉय जॉनसन कंसिस्टेंट है, वैन बीक भी कंसिस्टेंट है। विश्वका ने भी यहाँ पर स्टार्ट ले लिया, जो विश्वका किसी मैच में नहीं चलते, वो इस मैच में चल गए। बाकी निक केली के स्कोर्स, और ओटागो चेस तो नहीं कर पाई, लेकिन 282 तक उन्होंने भी स्कोर को पहुंचा दिया, जहाँ पर रदरफोर्ड, मैक्स काउ, फिनी ये कुछ स्कोरर्स थे जिनको आपने देखो देखने मिले। और वैन बीक के साथ जॉर्जसन ने परफॉर्म करा। तो जॉर्जसन को जब मौका मिले, देखो यहाँ पर 3-4 विकेट निकाला था उन्होंने। उसके पहले मैच पर आ जाओ तो ये मैच पे तो नहीं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने रन बना था 44, ठीक है। तो उनके भी कॉन्ट्रीब्यूशन कभी कभार हैं, ज़्यादा तो खेलने का मौका नहीं मिलता, लेकिन जब मिला है उन्होंने परफॉर्म करा के रखा हुआ है। तो एज ए बैटिंग साइड वेलिंगटन बहुत डोमिनेटिंग है, और ऐसे बॉलिंग साइड वेलिंगटन काफ़ी डोमिनेट कर रही है, जिसकी वजह से वो इस पिक्चर में इतने आगे चल रहे हैं। बीच में कुछ हाई स्कोरिंग मैचेस अपने को देखने मिले, जहाँ पर कम्पीट करा था दोनों टीमों ने इक्वली, लेकिन आखिरी 2-3 मैचेस में काफ़ी एक तरफा कर दिया है वेलिंगटन ने, अपनी बैटिंग से भी बॉलिंग से भी, ठीक है। कुछ नाम आपने नोटिस करे होंगे जो आपके लिए ऑलरेडी काफ़ी इंपॉर्टेंस रख रहे हैं, जैसे कि ट्रॉय जॉनसन हो गए, रविंद्रा हो गए, ब्लंडल हो गए। बॉलिंग में ऐसा कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नाम नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुछ कर दिया होगा। एक मैच में मेरे ख्याल से यंग हस्बैंड ने 3 विकेट निकाला था, बाकी ऐसा कुछ खास नहीं है। माइकल रे यहाँ से और वैन बीक यहाँ से, ये 2 नाम हैं। रदरफोर्ड का आपने नाम देखा है। मैक्स काउ के कभी कभार 30-35 के रन है, वो कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ नहीं, ठीक है। और ओटागो की बैटिंग से मेरे ख्याल से एक ही नाम है जिनका हम ज़्यादा फोकस पे रख सकते हैं, वो है रदरफोर्ड। इसके अलावा बहुत बड़े इंडिविजुअल स्कोरर्स की अगर हम बात करें तो रिपन तो चलो वो करंट स्क्वाड में नहीं है, तो वो अपने को बहुत ज़्यादा देखने में नहीं मिले हैं। रदरफोर्ड के चलने ना चलने के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करा है। डेल फिलिप्स का एक था, रिपन के स्कोर्स थे, लेकिन रिपन अवेलेबल नहीं है। तो बस ऐसा है, ठीक है।
समराइज करने की अगर हम बात करें तो रदरफोर्ड का ही नाम है, 57 का औसत है। रिपॉन, ये दो नाम आपने ऊपर देखे थे, रिपॉन अवेलेबल नहीं है। रदरफोर्ड ठीक ठाक है लेकिन वही इनकंसिस्टेंट है, कब चल रहे कब नहीं चल रहे बता पाना मुश्किल है। अच्छा, अगर हम वेलिंगटन वाले मैच को थोड़ा फोकस पे रखें जहाँ पे ये मैच होने जा रहा है, तो अपने को 3 मैचेस मिलेंगे, सेकेंड मैच, थर्ड मैच और हाँ फोर्थ मैच। यहाँ 3 मैचेस अपने को मिलेंगे। तो अगर हम वो मैचेस को देखेंगे, देखो पहला मैच ये रहा, 340 बनाया वेलिंगटन ने, भूला, ट्रॉय जॉनसन, वैन बीक, रदरफोर्ड, ये मेजर परफॉर्मर्स थे। बॉलरों में से खास कुछ वो नहीं है, 1-2 विकेट वो मैटर करता नहीं। अगले मैच पर आ जाओ तो अपने को ब्लंडल मिल गए, ठीक है, और बाकी बैटिंग में से डेल फिलिप्स और नेथन स्मिथ, और बाकी बॉलर में से वैन बीक, ठीक है। तो ये कुछ नाम रिपीट हो रहे हैं। अगले मैच पर आ जाओ, वेलिंगटन ने बना था 255 रन, फिर से ट्रॉय जॉनसन, जॉर्जेसन का नाम आ गया, नेथन स्मिथ का नाम आ गया, और यंग हस्बैंड यहाँ पर एक नाम उनका भी आया है। और आखिरी मैच जो हुआ, 4 मैचेस हुए हैं वैसे तो, और आखिरी मैच जो हुआ वहाँ पर भी ट्रॉय जॉनसन, ब्लंडल, रविंद्रा, बेकन के 2 विकेट्स, और बॉलरों में से न्यूटन, ये कुछ नाम अपने को मिले हैं जिनको हम थोड़ा बहुत फोकस पे रख सकते हैं। यहाँ पर मुझे लगता है एक ही नाम थोड़ा अनयूजुअल हो सकता है, वो है ट्रॉय जॉनसन का। कुछ लोग इनको शायद इग्नोर करना शुरू करें, स्पेशली ड्रीम 11 पर, जहाँ पे ऑलराउंडर ज़्यादा आप ले सकते हो अभी तो। नहीं तो मुझे लगता है लगभग सारी चीज़ें ये कॉमन ही है जो प्लेयर्स के मैंने अभी नाम आपको बताए। अगर हम ग्राउंड में बात करें तो यहाँ पे भी आपने देख ही रखा होगा, माइकल ब्रेसवेल का नाम बना रहा है, अभी तो वो नहीं है। बाकी इस ग्राउंड की अगर हम बात करें तो ये बीच में जो 2 मैचेस आपने देखे ना, उन 2 मैचेस को अगर आप छोड़ दो तो जनरली ये 300 वाला ग्राउंड नहीं है, ठीक है। अनलेस कि आपकी बॉलिंग कतई ज़्यादा गई गुजरी है तो यहाँ पर 300 रन बनते नहीं है। 300 रन अगर कोई टीम बना दे तो आराम से वो जीत जाते हैं, लेकिन हमने बीच में तो 400 रन भी बनते हुए देखा, 340 को भी चेज होते हुए देखा। तो ऐसा यहाँ पर जनरली नहीं होता है। स्पिनर्स का यहाँ पर जनरली एक रोल रहता है, उतना खास कुछ नहीं, लेकिन कुछ तो कर जाते हैं वो स्पिनर्स, अगर रेगुलर जो पिच जहाँ पे यूज़ होती है वो वाली पिच यूज़ हो तो। नहीं तो मोस्टली आपको पेसर्स ही रखने पड़ते हैं, लेकिन अगर आपके पास लेग स्पिनर हो तो ऐसे कोई बॉलर हो तो आप देख सकते हो। जैसे कि यंग हस्बैंड को आपने एक बार 3 विकेट लेते हुए देखा था, रिपन भी यहाँ पर ऑफ लेट विकेट्स लेते जाते हैं, तो ऐसा, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या मैचेस हो रहे हैं। वेलिंगटन बनाम ऑकलैंड का मैच हुआ, ये मैच ऑकलैंड ने जीत हासिल कर लिया, जहाँ पर आपको एलन जो कि अवेलेबल नहीं है, जॉर्जसन, ट्रॉय जॉनसन, पेसर्स का अपर हैंड, साथ में स्पिनर्स के भी कुछ विकेट्स हैं, और बॉलरों में से न्यूटन, साथ में यंग हस्बैंड का एक करके विकेट, और बहुत एक हाई स्कोरिंग एनकाउंटर यहाँ पर हुआ जो कि वेलिंगटन हार गई। और वेलिंगटन की बॉलिंग भी रिसेंट समय में उतनी अच्छी नहीं हुई है, ठीक है। भले ही वो लास्ट मैच ऑकलैंड ओटावा को हराया था उन्होंने, लेकिन रन बहुत कंसीड करे। 43 ओवर्स में अगर आप 282 रन कंसीड कर रहे हो तो आपको समझना पड़ेगा रन रेट बहुत हाई है और आप काफ़ी ज़्यादा पिटे हो, ठीक है। वो अलग बात है कि बड़े रन के टारगेट के नीचे वो दब गए होंगे, वो नहीं चेज हुआ होगा, लेकिन ऐसा है। अगला मैच ऑकलैंड बनाम वेलिंगटन का हुआ, 207 बनाया था ऑकलैंड ने, जहाँ पे लीड करा था वैन बीक। काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं वो, कभी कभी बच्चे से विकेट भी निकाल रहे हैं, बैटिंग से भी थोड़े बहुत रन हैं, कभी कभार न्यूटन, ये दोनों ही नाम काफ़ी इंपॉर्टेंस आपके लिए रखते हैं। वेलिंगटन ने रन को चेस कर लिया, वापस से चेजिंग टीम जीती, फिर से जॉर्जेसन के स्कोर्स, नेथन स्मिथ के स्कोर्स, भूला के कुछ परफॉर्मेंसेस हैं, और स्पिनर्स ने यहाँ पर 4 विकेट निकाला हुआ था, जिनमें से ऑफकोर्स अशोक वगैरह रहते हैं ऑकलैंड की तरफ से, तो वो होते हैं लेग स्पिनर। अगला मैच कैंटरबरी बना वेलिंगटन का हुआ, 218 रन बनाया था, ठीक है। फिर से वैन बीक है, बाकी बॉलरों में से आपको रविंद्रा और न्यूटन दिख जाते हैं। वेलिंगटन ने चेस कर लिया रन को, रविंद्रा और नेथन स्मिथ, फिर से बैटिंग से कंट्रीब्यूशंस हैं, बॉलिंग से खास कुछ नहीं, पेसर्स का अपर हैंड। अगला मैच कैंटरबरी बना वेलिंगटन का हुआ, कैंटरबरी 267 रनों के रेंज को देख रहे हो ना, 300 है वो एक ही बार बना था पहले मैच में, उसके बाद से 250 260 के बीच में ही मामला है। श्रीलंका के 3 विकेट, न्यूटन, वैन बीक, बार बार इनका नाम है, जॉर्जसन के यहाँ पर 1 विकेट भी रहा है। वेलिंगटन चेज नहीं कर पाई, लीड करने वाले प्लेयर्स से ब्लंडल और न्यूटन, पेसर्स के यहाँ पर पूरा दबोच दिया था, यहाँ पर शिपली वगैरह रहे होंगे। उसके बाद ये इस सीजन का एक मैच था जहाँ पर बहुत रन्स बने, फिर से जो आपने ऊपर भी एक बार देखा था हेड टू हेड में, कि ऐसे कभी कभार हो जाता है कि यहाँ पर बहुत ऐसे रन बन जाते हैं, 400 के आसपास रन बन जाते हैं, तो वो जनरली कॉमन नहीं है, जनरली ऐसे नहीं होता है, लेकिन कभी कभार ऐसे हो भी जाते हैं, शायद अलग स्ट्राइप यूज़ होते होगा या अलग पिच यूज़ होगा, जो भी है। तो नॉर्थन ईस्ट ने बनाते 381 रन। स्नेडन बॉलिंग फर्स्ट में, कभी कभार इनके विकेट्स हैं, बाकी वैन बीक तो है ही। वेलिंगटन ने चेस कर लिया, जिसको लीड करा था एलन कॉनवे, जो कि अवेलेबल नहीं है, बाकी ब्लंडल और केली कंसिस्टेंट नहीं है, लेकिन जब चलते हैं तब इनके बड़े स्कोर्स ही अपने को देखने मिल रहा है। और आखिरी मैच जो हुआ था, फिर से उसी रेंज में स्कोर आ गया, वेलिंगटन 219 पर निपट गई, जॉर्जसन और रविंद्र। बाकी स्पिनर्स ने यहाँ पे लीड करा था ऑकलैंड की तरफ से, जो आपको याद होगा डेलपोर्ट का हमने प्रेडिक्शन करा था, जिन्होंने 4 विकेट निकाले हुए थे, बाकी पेसर्स, और ऑकलैंड ने बहुत इजीली चेस करे। तो ऑकलैंड ने यहाँ पे काफ़ी अच्छा काम करके रखा हुआ है, तो स्पिन जहाँ पे चलना होता है ना, तो ऑकलैंड वहाँ पर अच्छा करती है, ये देखा गया है पहले भी।
और T20 में भी ये चीज़ उन्होंने काफ़ी अच्छा करके रखा, क्योंकि उनके पास खुद के पास काफ़ी अच्छे स्पिनर्स होते हैं। तो जहाँ पे स्पिनर्स का चलना होता है और ऑकलैंड वहाँ पर अच्छी बल्लेबाजी कर लेती है, डिस्पाइट दे आर नॉट अ वेरी गुड बैटिंग साइड। बाकी वैन विक ये नाम है, तो काफ़ी कॉमन चीज़ें हैं। अगर आपके पास स्पिनर्स हैं, क्वालिटी स्पिनर्स हो या लेग स्पिनर हो, तो वो आपको यहाँ पर विकेट निकाल के दे के सकते हैं, ठीक है। नहीं तो पेसर्स ही होते हैं। रन बहुत ज़्यादा नहीं बनता जनरली, लेकिन क्या है कि वेलिंगटन की बॉलिंग भी इतनी कुछ अच्छी नहीं है, तो उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद मत रखना कि ये बहुत ज़्यादा कुछ कर देंगे। लेकिन अभी दोनों ही टीमों की अगर बात करी जाए, दोनों ही टीमों की बॉलिंग ऐसी कोई खास नहीं है, ठीक है। तो फिर से आप यहाँ पे एक हाई स्कोरिंग मैच की उम्मीद रख सकते हो। कोई भी टीम जीते, वेलिंगटन शायद जीत भी जाए, क्योंकि उनकी बैटिंग में डेप्थ ज़्यादा है और ओटावा की तरफ से बैटिंग डेप्थ नजर नहीं आ रही है। लेकिन एक हाई स्कोरिंग मैच की आप उम्मीद रख सकते हो कि दोनों तरफ से रन बने, ये उम्मीद आप रख सकते हो। लेकिन फिर भी मेरे को लग रहा है वेलिंगटन ही फेवरेट है। एक तो होम एडवांटेज है, उसके बाद ओटावा की तरफ से बहुत सारे प्लेयर्स नहीं खेलने वाले हैं। वही घूम फिर के फॉक्सक्रोफ्ट और रदरफोर्ड, इन दोनों के ऊपर बैटिंग डिपेंडेंसी होगी। कहीं पर ये दोनों फेल हो गए या चलते निपट गए तो मुश्किल में फिर से पड़ सकती है ओटावा की बैटिंग, ठीक है। अभी आ जाते हैं प्लेइंग यूनिट की तरफ। तो ग्राउंड की चीज़ें आई होप आपने देख लिया होगा, हेड टू हेड की चीज़ें हमने पहले डिस्कस कर ली हैं। आई होप आपने सब कुछ सही समझ लिया होगा। अभी आ जाते हैं प्लेइंग यूनिट की तरफ। और वेलिंगटन की तरफ से कोई ऐसा मेजर चेंज नहीं होगा। एक चेंज जो होगा वो है ब्लंडल की वापसी होने जा रही है। और ब्लंडल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस ग्राउंड पे, ये आपने ऊपर भी देख रखा होगा। एक 150 का स्कोर भी है उनका इसी टीम के अगेंस्ट में, तो ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाते हैं। और कीपर सेक्शन में है तो काइंड ऑफ डिफॉल्ट भी बन जाते हैं ये। बाकी जो प्लेयर्स को आपको रख के चलना है, रविंद्र, जॉर्जसन, ब्लंडेल, ट्रॉय जॉनसन, ये चारों को आप हाथ नहीं लगाने वाले। निक केली देखना पड़ेगा कि क्या कर सकते हैं हम इनको लेके। अगर हम चारों बैट्समैन को ले रहे हैं तो ऑब्वियसली निक केली का कोई रोल नहीं बनेगा। जॉर्जसन, रविंद्र बॉलिंग कुशन भी दे देंगे तो वो भी एक बात है, लेकिन फिलहाल के लिए निक केली को हम होल्ड पे रखते हैं ना। नेथन स्मिथ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बनने वाले हैं। ओटावा के अगेंस्ट में मैं कभी भी नेथन स्मिथ को ड्रॉप करने का सजेशन नहीं देता। वैन बीक एक और इंपॉर्टेंट प्लेयर, ठीक है जी, इन दोनों को आप छोड़ना नहीं चाहोगे। बाकी अगर आप निक केली लेते हो बैटिंग ज़्यादा हेवी करने के चक्कर में, तो यहाँ पे ओली न्यूटन और मिलने, ये कुछ ऑप्शंस होंगे। मिलने की वापसी होने जा रही है, तो इसीलिए मैंने बताया कि निक केली का तरफ आपको सोचना पड़ेगा। अगर आप ड्रीम 11 पर खेल रहे हो तो अलग बात है, तो आप तो कहीं भी किसी को भी ले सकते हो। लेकिन अगर आप दूसरे किसी साइड पे खेल रहे हो जहाँ पे अभी भी रेस्ट्रिक्शंस हैं, तो निक केली एक ऑप्शन होंगे। जो परसेंटेज तो हाई हो सकता है, लेकिन हमको थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा, क्योंकि बॉलिंग सेक्शन में मिलने की वापसी होने जा रही है। और मिलने के रिकॉर्ड जब वो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के ओर खेलते थे तो बहुत अच्छे रहे हैं ओटावा के अगेंस्ट में। न्यूटन के नाम है, यंग हस्बैंड है, तो अपने को थोड़ा देखना पड़ेगा, ठीक है। बात करते हैं ओटावा की तरफ से, तो रदरफोर्ड और मैक्स काउ ओपनिंग कर सकते हैं, या डेल फिलिप्स से भी ओपनिंग करवाया जा सकता है, वो तो आपको पता चल ही जाएगा, वो दिक्कत वाली बात नहीं है। फॉक्सक्रोफ्ट, अभी क्या है कि इनका रोल बढ़ सकता है, क्योंकि टीम के पास फ्रंट लाइन स्पिनर खाली एक है, और जनरली टीम क्या करती है, दो तो मिनिमम इनके पास स्पिन ऑप्शन होते ही हैं। अभी रिपन क्योंकि नहीं है, जॉश फिनी भी नहीं है, जिन्होंने लास्ट मैच में 2 विकेट निकाल के रखा हुआ था, तो फॉक्सक्रोफ्ट के ओवर्स तो बढ़ने वाले हैं अगर कहीं पे स्पिनर की जरूरत पड़ गई तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बैटिंग से भी ठीक ठाक कर रहे हैं, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। मैक्स काउ उसके बाद ओपनिंग भी आ सकते हैं, थोड़ा नीचे भी आ सकते हैं, वो आपको लाने वाला पता चल जाएगा। जेमी गिब्सन, लास्ट मैच इनको ओपनिंग करवाई गई थी सुपर स्मैश में। अभी इनको टीम किस तरीके से यूज़ कर सकती है देखना पड़ेगा। मेरे को भी अभी यही लग रहा है कि इनको बैटिंग ऑप्शन के तौर पे टीम यूज़ करेगी, क्योंकि टीम के पास प्रॉपर बैटिंग ऑप्शंस नहीं है। अगर आप रदरफोर्ड और फॉक्सक्रोफ्ट को हटा दो तो शायद डेल फिलिप्स एक लौते ऑप्शन होंगे जिन पे आप थोड़ी बहुत डिपेंडेंसी रख सकते हो, तो इनके पास बैटिंग ऑप्शन की कमी है। बॉलर सभी अवेलेबल हैं, ट्रैविस मुलर है, मैक्के, बेन लॉक्रोस, माइकल रे, मैथ्यू बेकन, तो सब है, लेकिन बैटिंग में बहुत ही हल्की नजर आती है टीम। तो हो सकता है कि जेमी गिब्सन को प्रॉपर बैटिंग ऑप्शन की तरह यूज़ किया जाए, या फिर अगर ज़रूरत पड़े तो 1-2 ओवर की बॉलिंग भी करवा लिया जाए, लेकिन मोस्टली इनका टारगेट बैटिंग से ही होगा, जो मुझे लग रहा है, ठीक है। बहुत कुछ एक्सपेक्टेशन तो नहीं है, लेकिन वही मैं इनका रोल क्या हो सकता है वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर बॉलिंग कम करें तो शायद इनका इंपॉर्टेंस आपके लिए आपकी फैंटेसी टीम में कम हो जाए, इसीलिए, ठीक है। यहाँ पे काइंडली नाम के एक बॉलर है, राइट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर होंगे, कभी कभार कुछ विकेट्स निकाला हुआ है लोअर लेवल सर्किट में, और कुछ बैटिंग भी थोड़ी बहुत कर सकते हैं। ऐसा कुछ हाइप करने वाला परफॉर्मेंस तो मैंने नहीं देखा, लेकिन अगर टीम इनको खिलाना चाहे तो इसीलिए मैंने बता दिया। बाकी आपकी टीम में जो प्लेयर जरूर से होंगे वो है रदरफोर्ड, फॉक्सक्रोफ्ट, यहाँ से शायद माइकल रे को आप नहीं छोड़ो, तो ये 3 आपके लिए हो गए। चौथा प्लेयर आप लॉक्रोस को ले सकते हो, क्योंकि लॉक्रोस बैटिंग कुशन भी दे देंगे, और थोड़ी बहुत स्पिन अगर चलती है पिच पे तो वो फायदा भी हो सकता है। या फिर गिब्सन, ये दोनों का ही सेम ही है कि बॉलिंग के साथ साथ थोड़ा बैटिंग क्वेश्चन दे सकते हैं, लेकिन लॉक्रोस का पक्का है कि ये बॉलिंग करेंगे, बैटिंग तो जो मिले वो मिले, लेकिन गिब्सन का पक्का नहीं है कि एक बॉलिंग करेंगे भी या नहीं, करते भी है तो कितना करेंगे, ठीक है। तो चौथा प्लेयर इन दोनों में से आप ले सकते हो, या फिर मैक्स काउ का भी ऑप्शन होगा, अगर टीम कॉम्बिनेशन बनाने में दिक्कत नहीं हो रही है तो वो उनके भी तरफ भी आप देख सकते हो। कैप्टन से चॉइस की बात करें तो रविंद्र, वैन बीक, जॉर्जसन, इन तीनों के आसपास ही लोग जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ऑलराउंडर्स हैं।
उसके बाद केली, नेथन स्मिथ जैसे ऑप्शंस होंगे। केली का अपने को थोड़ा सोचना पड़ेगा। ट्रॉय जॉनसन हमारे लिए ज़्यादा प्रायोरिटी रखेंगे केली से ज़्यादा, लॉजिकली अगर बात करी जाए। बाकी क्या होगा मैच में तो वो अलग बात है, लेकिन ट्रॉय जॉनसन हमारे लिए बेहतर ऑप्शन दिख रहे हैं हर तरफ से। न्यूटन और मिलने होंगे, मैंने मैकपिक लिख दिया था गलती से, तो ये बॉलिंग ऑप्शंस हैं। मिलने तो सबके टीम में होंगे ही, और मिलने के रिकॉर्ड्स काफ़ी डिसेंट है, याद रखना। जब भी उन्होंने खेला हुआ है ओटावा के अगेंस्ट में, उन्होंने बैटिंग से भी रन बना के रखा हुआ है ओटावा के अगेंस्ट में। इवन ओटावा की तरफ से फॉक्सट्रोट, रदरफोर्ड, ये दोनों सबके टीम में होंगे, और माइकल रे, ये तीनों लगभग सबके टीम में होंगे। चौथे प्लेयर के रूप में आप लॉकरोस को ले सकते हो या फिर गिब्सन को ले सकते हो। अगर आप ड्रीम 11 पर खेल रहे हो तब तो आपके लिए ईजी हो जाएगी टीम बनाना। लेकिन अगर आप दूसरे किसी साइड में खेल रहे हो तब की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो मिनिमम तो वहाँ पर आपको 4 प्लेयर लेने ही है। तो लॉकरोस, जेमी गिब्सन या मैक्स काउ, ये कुछ ऑप्शंस होंगे जिनकी तरफ आप देख सकते हो। बहुत उम्मीद नहीं है ये चौथे प्लेयर से 50-60 तक का पॉइंट आ जाए कहीं से, तो वो हमारे लिए काफ़ी होगा। अच्छा, ये 8 प्लेयर्स लगभग कॉन्फर्म्ड है कि मैं लेकर चलूँगा। अभी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, समझो, ठीक है ना। ऑलराउंडर में नेथन स्मिथ वर्सेस फॉक्सक्रोफ्ट, इन दोनों में से एक को लेने का है, ठीक है। बाकी देखो, रविंद्र तो रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, वैन बीक को भी आप इस ग्राउंड पर ड्रॉप करने का सजेशन नहीं दूंगा। जॉर्जेसन भी एक ऑप्शन है इनके, मतलब जॉर्जेसन, नेथन स्मिथ और फॉक्सक्रोफ्ट, इन तीनों में से दोनों को लेना है। अभी बैटिंग सेक्शन में ये दोनों के अलावा हमारे पास जो तीसरे ऑप्शन बनते हैं, क्योंकि देखो भूला अच्छे ऑप्शन है, रन्स हैं, लेकिन अभी क्या है कि उतना कुछ खास उन्होंने करा नहीं, परसेंटेज भी कम है। निक केली एक डिफ़ॉल्ट पिक बन जाते हैं अगर आप परसेंटेज देख के जाना चाहते हो तो। लेकिन क्या होगा अगर आप निक केली को लेते हो यहाँ पे, या भूला को भी लेते हो, सेम ही बात है, तो 7 प्लेयर आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो आपको ऑलराउंडर में से बाय डिफ़ॉल्ट फॉक्सक्रोफ्ट और बॉलर भी ओटाको का ही लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे परसेंटेज देख के डेल फिलिप्स के साथ जाते हो, इनके भी हेड टू हेड में रन है, ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल ही खाली नहीं गए हैं ये भी, तो आपके पास यहाँ पर नेथन स्मिथ लेने का ऑप्शन खुल जाएगा, ठीक है। ये मैं उन साइड्स की बात कर रहा हूँ जहाँ पे अभी भी रेस्ट्रिक्शंस हैं। नेथन स्मिथ नहीं लो तो फॉक्सक्रोफ्ट को ले लो, 4 प्लेयर्स यहाँ से हो गए, और आखिरी प्लेयर यहाँ पे न्यूटन या यंग हस्बैंड में से ले लो, तो आप ऐसा स्ट्रक्चर बना सकते हो, ठीक है। यहीं पे अगर आप डेल फिलिप्स के जगह पे निक केली को लेते हो, तो यहाँ पे जो ऑलराउंडर का स्लॉट है वो जॉर्जेसन को आपको ड्रॉप करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। जहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस अभी भी है, ध्यान से सुन लेना, मैं उन साइड्स की बात कर रहा हूँ, उन साइड्स की नहीं, ड्रीम 11 की नहीं बात कर रहा जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं है। रिस्ट्रिक्शन जहाँ पे है उनकी, ड्रीम 11 पे तो आप चाहे 10-1 भी बना सकते हो, वो भी कर सकते हो, इस मैच के लिए सही भी लग रहा है वैसे तो वो आप कर सकते हो। लेकिन जहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस हैं, मैं उन साइड्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये भी कर सकते हो जो सही भी लग रहा है। डेल फिलिप्स के जगह पे आप एक्स्ट्रा बैट्समैन ले सकते हो ओटाको की तरफ से, माफ करना, वेलिंगटन की तरफ से, जैसे कि भूला हो गए या फिर केली हो गए, उनको ले सकते हो। और जॉर्जेसन के जगह पे आप एक और ओटाको का ऑप्शन ले सकते हो, अगर आपको कोई जेमी गिब्सन हो गया या लॉकरोज हो गए, उनमें से किसी को, ठीक है। कैप्टन बैट्समैन चॉइस की बात करें तो रविंद्र, वैन बीक, ऑलराउंडर में से अगर देखना है तो वैन बीक थोड़ी सी इनकन्सिस्टेंट है, कब चलेंगे कब नहीं चलेंगे बता पाना मुश्किल है। लेकिन लॉन्गर फॉर्मेट कॉम्पेटिवली बेहतर कर रहे हैं, शॉर्टर फॉर्मेट में उतना खास कुछ नहीं, लेकिन लॉन्गर फॉर्मेट कॉम्पेटिवली बेहतर कर रहे हैं, ठीक है। और रविंद्र को तो आपने देख ही लिया, अच्छा कर भी रहे हैं। बीच में थोड़ा बहुत स्ट्रगल उनका चल रहा था, लेकिन अभी ओटाको की टीम की मैं खास कुछ वो नहीं करूंगा, और उनकी बॉलिंग भी काम पे आ जाती है इस ग्राउंड पे। तो इसीलिए वाइस कैप्टनसी के लिए ट्रॉय जॉनसन बैटिंग से, ब्लंडर कीपर जो है, ये दोनों काफ़ी अच्छे ऑप्शन होंगे। अलग देखना है, कुछ अलग ही करना है तो मिलने एक ऑप्शन बन जाते हैं। मिलने के रिकॉर्ड्स काफ़ी अच्छे रहे हैं जब भी उन्होंने खेला हुआ है ओटाको के अगेंस्ट में, जब वो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के होकर खेलते थे, ठीक है। तो ये कुछ ऑप्शंस होंगे। ओटाको की तरफ से एक ही नाम है फॉक्सट्रोट, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और रदरफोर्ड का तो पता ही है आपको, कब चलेंगे कब नहीं चलेंगे बता पाना मुश्किल है, लेकिन हाँ इनके रिकॉर्ड डिसेंट है और ये आपने देख भी लिया है, ठीक है। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सारी अपडेट्स वगैरह वही पे आने वाली है। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।